हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 34 की शुरुआत में जेंगशु अपने फोन से शूलिंग और इसकी दोस्त की चैट पढ़ती है, जिससे ये बात साबित हो रही होती है कि शूलिंग ने ही जेंगशु के खिलाफ रूमर्स फैलाए हैं। शूलिंग को तो ये देखकर गुस्सा आ जाता है। जेंगशु ऐसा करने की इससे एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है, लेकिन शूलिंग इसको धक्का देकर यहाँ से चली जाती है और ऐसा करते हुए जेंगशु के हाथ दरवाजे में आ जाते हैं। शूलिंग भी ये देख लेती है। ये देखकर ये घबरा जाती है, लेकिन जल्दी से यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूलिंग किसी रेस्टोरेंट में आकर मिस येन से बात कर रही होती है। यूलिंग मिस येन को इस रूमर के बारे में बताती है, कहने लगती है कि रिपोर्टर जेंगशु का आपके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये बात सुनकर मिस येन गुस्सा हो जाती है। वो कहने लगती है कि जेंगशु तो शियान की गर्लफ्रेंड है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, कहकर ये कॉल बंद कर देती है। और यूलिंग बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि जेंगशु का अभी भी बॉयफ्रेंड शियान ही क्यों है। इन दोनों किसी झगड़े के कारण मिस येन ने इन दोनों को ऑफिस में बुलाया होता है। जेंगशु कहने लगती है कि पहले यूलिंग ने मेरी आउटलाइन चुरा कर मेरा इंटरव्यू चुराने की कोशिश की और अब इसने मेरे बारे में रूमर्स फैला दिए हैं और यहाँ तक कि मेरा हाथ भी इतना जख्मी हो गया है। ये अब मेरी प्राइवेट जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही है और ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मिस ये आराम से इसकी बात सुनती हैं और कहती हैं कि तुम घर जाकर रेस्ट करो, मैं एडिटर इन चीफ से इसके बारे में बात करती हूँ। जेंगशु मिस ये की बात मानकर यहाँ से चली जाती है। अब जेंगशु काफी अपसेट होती है तो ये शियान के ऑफिस चली जाती है। इसको इस तरह से देखकर शियान पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जेंगशु शियान को हक करने के लिए कह रही होती है तो शियान की नजर इसके हाथ पर पड़ते पूछता है कि ये क्या हुआ है। तो जेंगशु बताने लगती है कि मेरी कोलीग दरवाजा बंद कर रही थी, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा, इसलिए मेरा हाथ दरवाजे में आ गया। ये देखकर शियान जेंगशु का हक कर लेता है, पूछने लगता है कि क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी। जेंगशु कहती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने मुझे कोई भी काम इस हाथ से करने से मना किया है। शियान जैसे ही जेंगशु की बात सुनता है तो कहता है कि तुम मेरे घर पर रहने के लिए आ जाओ। अब जेंगशु यहाँ से जाने लगती है तो शियान इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही है। तो जेंगशु कहती है कि मैं अपना सामान पैक करने के लिए जा रही हूँ। ये जाने लगती है, लेकिन ये फिर से शियान के पास वापस आ जाती है। शियान इससे पूछने लगता है कि अब क्या हुआ। तो जेंगशु कहती है कि मुझे किस चाहिए। शियान इसको इग्नोर कर रहा होता है, कहने लगता है कि तुम ऑफिस में मुश्किल क्यों क्रिएट कर रही हो। ये सुनकर जेंगशु यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इससे तो डोर भी ओपन नहीं हो रहा होता और कहती है कि तुम्हारा डोर खराब हो गया है। शियान इसको बैक से आकर हक करता है और कहने लगता है कि डोर खराब नहीं हुआ, बल्कि तुमने ही गलत बटन प्रेस किया है। और ये कहकर ही शियान जेंगशु के हाथ से बटन प्रेस करवा देता है। डोर ओपन हो भी जाता है, लेकिन शियान अभी भी इसको पकड़ा होता है। तो जेंगशु एम्बेरस हो जाती है, जल्दी से यहाँ से जाने की करती है। आज मिस ये ने यूलिंग को नया काम देने के लिए बुलाया होता है, लेकिन यूलिंग काम से रिजाइन करके यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शियान जेंगशु के घर पर आकर इसका सामान पैक कर रहा होता है। इसके बाद शियान जेंगशु को अपने घर पर ले आता है। जेंगशु शियान के घर में आते हुए डर रही होती है। शियान कहता है कि अब क्या हुआ, पहले तो तुम रात के किसी भी टाइम यहाँ पर आ जाती थी और बिल्कुल भी घबराया नहीं करती थी। रात में शियान जेंगशु के लिए डिनर बनाता है। शियान तो बड़े मजे से डिनर खाने लगता है। जेंगशु शियान को ये बात रियलाइज करवाना चाह रही होती है कि इसने वादा किया था कि ये इसको खाना खिलाएगा, लेकिन शियान तो इसकी ये बात समझ ही नहीं पा रहा होता। तो शियान इसको सूप के बारे में बताने लगते तो जेंगशु खुद ही बता देती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रॉमिस के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब शियान जब इसको खाना खिलाने लगता है तो जेंगशु को तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद जेंगशु जब बैठी होती है तो शियान इसके लिए फ्रूट्स लेकर आता है और इसको फ्रूट्स भी खिलाने लगता है। ये देखकर जेंगशु शियान से कहती है कि अब तुम मेरे बाल भी बांध दो। और फिर शियान जेंगशु के बाल बांधने लगता है और उसके बाद अपना काम करने के लिए बैठ जाता है। अब जेंगशु शियान को कहती है कि मैं शॉवर करने के लिए जा रही हूँ। तो शियान कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी मदद की जरूरत है। तो जेंगशु कहती है कि नहीं। तो शियान उसको तंग करने के लिए कहने लगता है कि तुम बाकी सब काम भी तुम मुझसे करवा रही हो। जेंगशु यहाँ से जाने लगती है तो शियान कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो जेंगशु कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये कहकर जेंगशु चली जाती है, लेकिन वॉशरूम में जाकर जेंगशु को रियलाइज होता है कि इसको शियान की मदद की जरूरत है। और अब शियान यहाँ से जा रहा होता है तो जेंगशु उसको अपनी मदद के लिए बुलाती है। अब शियान समझ जाता है और फिर ये जेंगशु की मदद करने लगता है। शियान से मदद लेने के फौरन बाद जेंगशु शॉवर लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद जेंगशु सोने के लिए बेड पर लेट जाती है। शियान इसके पास आता है और इसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है। तो जेंगशु कहती है कि हाँ मेरे हाथ में दर्द हो रही है। तो शियान कहते हैं कि तुम सो जाओ, फिर तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं होगी। और फिर इस तरह से ये दोनों सो जाते हैं। जब सोते हुए जेंगशु शियान को हक करती है तो शियान भी इसको किस कर देता है। अगली सुबह जब जेंगशु की आंख खुलती है तो शियान यहाँ पर नहीं होता और जेंगशु को शियान की कॉल आती है। जेंगशु से पूछती है कि तुम सुबह कब गए। तो शियान इसको बताता है कि मैं सुबह 8 बजे ही चला गया था। अब शियान काम कर रहा होता है तो ये कॉल बंद कर देता है। दूसरी तरफ गॉन्जी को शियान की वजह से बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा होता है। तो शियान कहने लगती है कि क्या शियान अपना काम खुद नहीं कर सकता। तो गॉन्जी कहने लगता है कि जेंगशु के हाथ पर चोट लगी है, इसलिए शियान उसका ख्याल रख रहा है। ये बात सुनकर तो शियान हैरान हो जाती है, कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए जल्दी से मैसेज करके पूछती है कि आखिर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। तो जेंगशु उसको बताती है कि छोटी सी चोट है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। इसके बाद शियान अब गॉन्जी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आती है। गॉन्जी शियान को हक करते हुए कहता है कि 3 दिन बहुत ज्यादा है। तो शियान कहती है कि हमें एक दूसरे से दूर रहना सीखना होगा और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा
भरोसा करके ही हम इस रिलेशनशिप को ज्यादा लंबे टाइम तक चला सकते हैं। अब घर पर जेंगशु बहुत बोर हो गई होती है तो ये काम करने का सोचती है, लेकिन हाथ की वजह से ये काम भी नहीं कर पाती और ये शियोन को मैसेज करती है कि मैं तो अब इस हाथ के कारण काम भी नहीं कर पा रही और मैं घर पे बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तो शियोन उसको मैसेज करके कहता है कि मैंने शिव को कहा है कि वो घर पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाए और कुछ देर बाद शिव भी यहाँ पर आ जाती है और फिर शिव जेंगशु का काम इसके साथ करवाने लगती है। जब ये दोनों काम करके फ्री हो जाती हैं तो यहाँ पर शियोन भी आ जाता है। शियोन आते ही जेंगशु के पास आ जाता है और उससे उसके हाथ के बारे में पूछने लगता है, जबकि यहाँ पर शिव शियोन को ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि मैंने आपका दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर लिया है। शियोन इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है और सिर्फ जेंगशु को ही देख रहा होता है और ये शिव को कह देता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। शिव तो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है कि मैंने यहाँ पर आकर जेंगशु की मदद की है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे डिनर के लिए नहीं रोका। ये गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है, लेकिन अभी भी शियोन शिव पर जरा सा भी फोकस नहीं करता। रात में जब शियोन जेंगशु के लिए डिनर बनाता है तो खुद डिनर करने के बाद ये जेंगशु से कहता है कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ ताकि इसको खाना खिला सके। तो जेंगशु शियोन की गोद में ही आकर बैठ जाती है। शियोन जेंगशु को अपने इतना क्लोज देखकर नर्वस हो जाता है और फिर भी ये जेंगशु को खाना खिलाने लगता है। इसके बाद शियोन बर्तन धो रहा होता है तो जेंगशु इसको देख रही होती है। अब शियोन काम कर रहा होता है तो जेंगशु ऐसी ड्रेसिंग करके आती है जिससे शियोन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, लेकिन शियोन इसको देखने के बाद भी खुद पर कंट्रोल रखता है और जेंगशु से कहता है कि सोने से पहले तुम पेन किलर्स ले लेना। ये सुनकर जेंगशु अपसेट हो जाती है और रूम में वापस चली जाती है। इसके बाद अगली रात जेंगशु शन से बात कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर शियोन आता है जिसको ऐसी ड्रेसिंग में देखकर शॉक हो जाता है। ये जेंगशु से कुछ भी नहीं कह पाता है तो जेंगशु से पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक की है, तो शियोन कहता है कि हाँ थोड़ी सी। ये कहने के बाद शियोन रूम से बाहर आ जाता है। जेंगशु शन को मैसेज करती है कि मैं सोने लगी हूँ, तो शन भी इसको तंग करते हुए कहने लगती है कि तुम पहले तो इतनी जल्दी नहीं सोया करती, शायद तुम शियोन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। अब शियोन बाहर आकर बैठा होता है तो ये शन और जेंगशु के चैट को पढ़ लेता है। इसको पढ़ने के बाद शियोन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ये फौरन ही रूम में आ जाता है। तो ये जेंगशु के पास आकर इसको किस करने लगता है। अगले दिन योंगी जेंगशु से मिलने के लिए उसकी कंपनी आता है और यहाँ आकर इसको मालूम होता है कि जेंगशु तो लीव पर है। ये सुनकर योंगी जेंगशु को कॉल करने लगता है, पूछा होता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, मुझे तुम्हारी कंपनी से मालूम हुआ कि तुमने छुट्टियां ली हुई हैं। तो जेंगशु कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योंगी से कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आज डिनर कर सकती हो। जेंगशु से कहती कि मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती, तुम्हें जो भी कहना है ऐसे ही बता दो। को मालूम हो जाता है कि जेंगशु शियोन के साथ ये कॉल बंद कर देता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 34 खत्म हो जाती है।